हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग्स विदाउट रूल्स का रेगुलर सेशन। ये वही सेशन है जहां पर हम बेसिकली इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं, उसके कुछ टॉपिक सामने रखते हैं, साथ ही उसे कंसेप्ट और कंसेप्चुअल अप्रोच के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। वहां पर जो रूल है, आखिरकार वो रूल कहाँ से आया, हम उसकी बात करते हैं। यहाँ मैं बिल्कुल ये कोशिश नहीं करता हूँ कि हाँ भाई ऐसा होता है और आप ये रट लो। देखिए, जहां तक संभव है मैं ये हमेशा प्रयास करूंगा कि आपको चीजें अच्छे से समझाई जाए, क्योंकि समझी हुई चीजों का ड्यूरेशन, जो आपके दिमाग में उसकी स्थिति होती है, वो लंबे समय तक बनी हुई होती है। अगर उसके साथ कोई क्वेश्चन ट्विस्ट एंड टर्न भी किया जाता है, फिर भी आप उसे सॉल्व करने में सक्षम होते हैं, और यही असली ज्ञान है। पिछले दिन मैंने आपको क्लॉज के बारे में बताया था, उसका परिचय सामने रखा था। मैंने बताया था क्लॉज इज अ सेंटेंस व्हिच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। फिर मैंने बात बताई थी कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। मैंने वहां पर आपको उसको एस्टैब्लिश करने के लिए तीन चीजें मैंने कहा था कि फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड या डिफाइंड, और लिमिटेड ये किस आधार पर होगा, तो सब्जेक्ट के आधार पर, और सब्जेक्ट में क्या, तो नंबर और पर्सन, क्योंकि जेंडर कहीं से भी ये डिफ्रेंशिएट करने में सक्षम नहीं है कि वो, क्योंकि उसके साथ चाहे वो मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, दोनों में वो सेम ही इस्तेमाल होता है। मतलब ये है कि अगर आप ही के साथ प्लेस लगा रहे हो तो सी के साथ भी आपको प्लेस ही लगाना है। दैट्स व्हाई सिर्फ नंबर और पर्सन के आधार पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा वर्ब हमारे सेंटेंस में फाइनाइट है और कौन सा नॉन फाइनाइट। फिर मैंने उसका एक तीसरा भी उपाय बताया था कि सेंटेंस का टेंस ये डिसाइड करता है कि कोई भी वर्ब जो सेंटेंस में दिया गया है वो फाइनाइट है या नहीं है। दैट मीन्स कि फाइनाइट का जो डेफिनेशन था वो था अ वर्ब व्हिच चेंजेस इट्स फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर और पर्सन ऑफ अ सब्जेक्ट और टेंस ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड फाइनाइट, और जो नहीं बदलता है उसे हम कहते हैं नॉन फाइनाइट। यहां पर बहुत सारे बच्चों ने सवाल भी पूछा। रितेश का एक सवाल था यहां पर कि फाइनाइट जो होता है वो एक्शन वर्ड है। देखिए, एक्शन वर्ड कहना उसको गड़बड़ है। एक्शन वर्ड सिर्फ एक वर्ड है, वो एक एक्शन के संदर्भ में इस्तेमाल होता है, तो उसे हम एक्शन वर्ड कहते हैं। अब वहां पर जब हम उसे फाइनाइट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो उस समय पर एक्चुअली वो वर्ब है, यानी जिसके 5 फॉर्म आप लिखते हैं। यहां पर देखिए थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो सकती है कि आखिरकार फिर V3 तो नहीं बदलता है, V4 तो नहीं बदलता है, लेकिन आप उसके बगल में जो फॉर्मेट यूज करते हैं, हैज हैव के साथ जब आप पास्ट पार्टिसिपल लिखते हैं, दैट मींस वर्ब 1 प्लस ed लिखते हैं, तब वो एक्शन को डिनोट कराता है। और जब आप आईएनजी वाले के साथ इजआरएम लिखते हैं, तब वो जो है एक्शन को डिनोट कराता है। दूसरा है कि उन्होंने पूछा कि फ्रेज का मीनिंग कैसे निकालेंगे। फ्रेज का मीनिंग क्या, वो वर्ड का ग्रुप है। अगर कहते हैं आफ्टर डिनर, तो सीधा सीधा डिनर के बाद वो किसी न किसी सेंटेंस का एक हिस्सा बनेगा, कोई एक परिस्थिति होगी जहां पर वो इस्तेमाल होगा। इन द कॉर्नर ऑफ दैट रूम, इन द कॉर्नर ऑफ माई रूम, तो यहां पर तो मीनिंग क्लियर है। इसमें मीनिंग कैसे डिसाइड करें, इसका कोई सवाल ही नहीं बनता है। सिंपल सी बात है कि आप जब वर्ब को, यानी एक्शन वर्ड जिसे कह रहे हैं, अगर हम उसको वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं, तभी वो नॉन फाइनाइट होता है। जब हम वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, दैट मींस यहां पर यह है कि वो उस समय पर एडजेक्टिव हो सकता है, उस समय पर नाउन हो सकता है। दिस इज द रीजन कि वो जेरंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि वो उस दौरान, जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं इट्स एन एडजेक्टिव, जब हम कहते हैं जेरन इट्स ए नाउन। तो ये सीधा सीधा समझिए कि जब हम किसी एक एक्शन वर्ड या किसी वर्ड से हम फाइनाइट की तरह उसे सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, तब वो वर्ब यानी कि एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और जब हम उसे नॉन फाइनाइट, मतलब वो जब सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और सेंटेंस के टेंस को फॉलो नहीं करता है, उस दौरान वो एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो या तो एक नाउन या एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है सेंटेंस में। यही एक बेसिक डिफरेंस है इसको समझने के लिए। तो रितेश, मैं समझता हूं कि यहां पर आप इस बात को समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप बिल्कुल सूचित करिए। अब यहां पर दूसरी बात मैंने बताई कि क्लॉज कितने तरह का होता है, 2, प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट। प्रिंसिपल क्लॉज वो है जो कि स्वतंत्र होता है, मीनिंग उसका कंप्लीट होता है, इसे आप इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लॉज वो है जो डिपेंडेंट होता है किसी न किसी पर, पार्ट्स ऑफ स्पीच कह लो या फिर आप प्रिंसिपल क्लॉज पे कह लो। दैट मींस कि वो मीनिंग के आधार पर इनकंप्लीट होता है। इस पर मैंने एक आपको असेसमेंट टेस्ट भी रखा था, जिसका सॉल्यूशन मैं करा चुका हूं, और उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों ने किया होगा। ऐसे मुझे एक गाना बड़ा याद आता है इस संदर्भ में कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। जिसने नहीं बनाया है वो समझे, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है कि आगे आने वाले जब एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन आएगा, तो उस दौरान ये सवाल आपको जब खटकेगा, जब आपको परेशानी होगी, तब याद आएगी और तब ये गाना गुनगुनाइएगा जरूर, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। खैर, मैं यहां पर अभी भी कह रहा हूं कि आप उसे बनाओ, परेशानी है
कमेंट बॉक्स में लिख करके सूचित करो। अब यहां पर आज हम बात करेंगे इसी क्लॉज के आगे, इसकी बात करेंगे, कैसे सेंटेंस बनाएंगे, क्या कंसेप्ट है। तो नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए, देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन सी बातों को मैं लेकर आया हूं और उसका कंसेप्ट क्या है। चलिए देखते। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन की शुरुआत में, जैसा कि इससे पहले के सेशन में मैंने बताया, पीसी, जो बच्चे यहां पर इस एपिसोड को पहली बार देख रहे हैं और इससे पहले नहीं देखा आपने, इसका इंट्रो क्या है, क्लॉज किसे कहते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज किसे कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, तो मैं यहां नोटिफिकेशन में लगा देता हूं। आप इस वीडियो को रोक करके पहले उसे देख लीजिए और फिर इसे देखिएगा, क्योंकि यहां पर हम उसके अगले स्टेप की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स इंट्रोडक्शन के बाद कि आखिरकार टाइम एंड टेंस में मैंने क्लॉज क्यों बताया। तो मैंने ये कहा था कि कुछ टेंस के कॉम्बिनेशन हैं जो कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ अप्लाई होता है, जो कि यहां बताना बहुत जरूरी है। इस पर बहुत सारे सवाल यहां से पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस लिहाजन ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे पीसी लिखने का मतलब है प्रिंसिपल क्लॉज, और दूसरा मैंने बताया था एससी, और ये लिखने का मतलब है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब यहां पर देखिए कि मैंने क्या कहा था कि प्रिंसिपल क्लॉज का सेंस है कंप्लीट, मतलब इसका जो है वो कंप्लीट सेंस आता है, और इसका सेंस कंप्लीट नहीं है, ये है इनकम्प्लीट। तो अब देखिए कि अगर आप इसे चाहो, यानी प्रिंसिपल क्लॉज को चाहो, तो आप अकेले लिख सकते हो, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज को कभी भी अकेले हम नहीं लिख सकते। अब अगर मुझे सबऑर्डिनेट क्लॉज को अपने सेंटेंस में लिखना है या सबऑर्डिनेट क्लॉज से मुझे कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, दैट मींस कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ एटलीस्ट एक प्रिंसिपल क्लॉज का होना बहुत जरूरी है, तभी ये मीनिंग कंप्लीट दे पाएगा। अदरवाइज उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा और ऐसे वाक्य का हमारे बोलचाल में, लिखने में, पढ़ने में, मतलब हमारे कम्युनिकेशन में कोई उसकी जो है उपयोगिता नहीं रह जाएगी। अब यहां पर है कि पिछले दिन का जो असेसमेंट टेस्ट मैंने आपको दिया, उस असेसमेंट टेस्ट में मैंने आपको कई दिखाए कि भाई बहुत सारे एग्जांपल थे, लगभग 25 क्वेश्चंस वहां पर था, जिसमें बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस थे जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज था, लेकिन कहीं कहीं पर एक से ज्यादा प्रिंसिपल क्लॉज और एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज भी था। तो यहां पर बात यह समझने की है कि अगर आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज की मदद से सेंटेंस बनाना है तो एटलीस्ट उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होना चाहिए। यह संख्या एक से ज्यादा हो सकती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज की भी संख्या एक से ज्यादा। जैसे मैंने एक सेंटेंस बताया था, डू यू नो वेयर शी लिव्स एंड व्हाट शी डज। तो यहां पर देखिए कि दो है, वेयर शी लिव्स एंड व्हाट शी डज, ये दो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और डू यू नो ये एक प्रिंसिपल क्लॉज था। तो इस सेंटेंस में दो सबऑर्डिनेट और एक प्रिंसिपल था, जो कि पिछले असेसमेंट टेस्ट में इसकी चर्चा की थी। अब सवाल का नंबर मुझे याद नहीं है, तो इतना ध्यान रखना है कि एटलीस्ट जो मेरा मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा इसी तरीके से, ये आएगा, मीनिंगफुल हो जाएगा ये तब। तो मतलब ये है कि जब कभी भी मुझे सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज से सेंटेंस बनाने होंगे तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ एटलीस्ट मुझे एक प्रिंसिपल क्लॉज रखना होगा। चलिए, अब यहां पर है कि जब कभी भी ये दिखाई देगा तो ऐसा हो सकता है पीसी प्लस एससी या एससी प्लस पीसी। अब देखिए ये मैंने दोनों ऑब्लिक करके क्यों लिखा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें अपने शिक्षक को अक्षरशः पालन करने की आदत होती है, वो कभी भी उस दायरे से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते हैं कि आखिरकार ये भी तो संभव है। यहां पर ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप सबऑर्डिनेट क्लॉज को बाद में लिखें या सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहले लिखें, प्रिंसिपल क्लॉज को बाद में लिखें या प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लिखें, मतलब ये किसी भी प्रकार से लिखा जा सकता है। प्रिंसिपल क्लॉज को भी आप चाहो तो पहले लिख सकते हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी आप चाहो तो पहले लिख सकते हो। इसीलिए अगर एग्जामिनेशन में जो कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूं, अगर मान लो कि मैं सबऑर्डिनेट पहले लिख के कॉम्बिनेशन बताता हूं और एग्जामिनेशन में सबऑर्डिनेट आपका बाद में है, तो उस कॉम्बिनेशन को आप पलट लेना, चेंज कर लेंगे, जो पहले था उसे बाद में अप्लाई करेंगे। तो यहां इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है अदला बदली करने से। तो चलिए हम इसके कॉम्बिनेशन की जांच करते हैं। तो मान लीजिए एक तरफ मैंने लिखा एससी और दूसरी तरफ मैंने लिखा
पीसी। अब देखिए, इसे कंडीशनल सेंटेंसेस भी कहा जाता है, कंडीशनल क्लॉज भी कहा जाता है। तो हम नाम पर नहीं जाते हैं। मैंने पहले ही आपको वीडियो की शुरुआत में ही पिछले दिन की रिव्यू दे चुका हूं और मैं ये समझा चुका हूं कि जो सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा उसके सेंस में, चाहे उसमें जो भी लगा हुआ हो, अगर आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पहचानने में असक्षम है, ठीक है, सवाल बनाने के दौरान देखेंगे कि क्या क्या आता है। अदरवाइज आपको बस इतना ही समझना है कि अगर सेंटेंस सेंस में इनकम्प्लीट है, उसको किसी एक कंप्लीट सेंटेंस की जरूरत पड़ रही है, तो जो कंप्लीट है वो प्रिंसिपल क्लॉज है और जो इनकम्प्लीट है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर क्या है कि इसमें बहुत सारे लोग बताते हैं कंडीशन 0, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। मैं यहां पर कहूंगा कि यहां बेसिकली इसके 3 पैटर्न है। आपकी मर्जी है, आप इसको कंडीशन X, कंडीशन Y, कंडीशन Z आप अपनी सुविधा के हिसाब से याद रखें। इसको नाम से याद रखना कहीं ना कहीं उलझाने वाला है। मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं और ये किस तरीके से काम करता है ये भी आप समझने की कोशिश कीजिए, और ये जब आप समझ जाएंगे तो आप इस पर आधारित कोई भी सवाल होगा आप आसानी से समझ जाएंगे। बहुत सारे बच्चों की ये भी बात रहती है मेरे इस सेशन को देखने के बाद कि इतने लेक्चर की उपयोगिता क्या है। तो देखिए, लेक्चर का प्रयोग कहीं भी एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होता है। मैं इतना बोलता हूं, समझाता हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो अगर आप ये डिफरेंशिएट कर पाने में सक्षम होंगे, देखिए मैंने प्रैक्टिस इसलिए कराया पिछले दिन असेसमेंट टेस्ट रख करके 25 क्वेश्चन का, कि आप कम से कम ये समझ जाओ कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको अपने क्वेश्चन में अगर दिया जाता है तो ये पहचानना बहुत जरूरी है, तभी आप जो मैं अभी कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं इसको आप समझ पाएंगे और क्या एरर है वो बहुत आसानी से ढूंढ पाएंगे, और उसके बाद उस एरर में कोई भी गलती, मतलब उस सेंटेंस में जो एरर स्पॉटिंग होगा वहां आप सही चुनेंगे, आंसर आपका सही होगा और आपको आसानी होगी। तो यहां पर देखिए, पहला कॉम्बिनेशन जो है वो कहा जाता है कि एससी में हम प्रेजेंट लिखते हैं, तो इधर पीसी में मुझे फ्यूचर लिखना पड़ता है। ये इसका आप इसको जैसे याद रखो, कंडीशन 1, कंडीशन 0, कंडीशन ABCD, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। मैं यहां पर, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब यहां पर ये मुझे समझा दिया गया है ये रटने जैसा, कि आपको क्या करना है कि अगर आप सबऑर्डिनेट क्लॉज में लिख रहे हैं प्रेजेंट, तो आपको यहां पर लिखना है फ्यूचर। अब मैं यहां पर आपका थोड़ा सा समय लूंगा, फिर से वही बात में समझाने की कोशिश। देखिए, समझाई हुई चीजें सस्टेनेबल होती है, ड्यूरेबल होती है, लंबे समय तक चलती है। और मैं बार बार कहता हूं कि जीतना सीखने की कोशिश नहीं करनी है, सीखना सीखने की कोशिश करिए कि कितना ज्यादा आप सीख सकते हैं। अगर आपके सीखने की रफ्तार बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत तेजी से आप चीजों को सीख जाते हैं, तो आप इतना सिलेबस कवर कर लेंगे कि आपको भारत की क्या कोई भी परीक्षा होगी वहां पर आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा समय लगता है। आपको इसमें क्या करना है, पूरा लेक्चर ध्यान में रखना है। रहता है ठीक, नहीं रहता है तो जो मैंने पॉइंट बताया वो पॉइंट आप लिखो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट का इस्तेमाल होता है और तब उस परिस्थिति में हम प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर का प्रयोग करते हैं। इसको नोट डाउन कर लो। बाकी जो कहानी है वो एक बार रह गया, 10 दिन 15 दिन के बाद फिर से एक वीडियो रिव्यू कर लिया, फिर से जहन में आ जाएगा। 10-15 सवाल 20 सवाल इस पर अगर आप बनाएंगे, जो कि मैं आगे कराऊंगा, जैसा मैंने पेयर सेंटेंसेस और सीक्वेंस ऑफ टेंस पर जो सवाल बनाया, 3 सेट मैंने लगाए, वैसे आज के सेशन में भी टेंस से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये नॉर्मल है। शुरुआत में जो मैंने कंटिन्यूअस, वर्ब फॉर्म्स, इस सब पर जो कंसेप्ट बताया था उसको लेकर के 10 सवाल है, पैटर्न बदलने की कोशिश की है। लास्ट में आप स्क्रीनशॉट लेकर के, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जो है डाउनलोड करें, उसको बनाएं, एक रिव्यू के तौर पर है। और आगे क्लॉज के सेशन को लेकर के भी जो हम बताएंगे, इस पर भी फिर 30 से कोशिश करूंगा कि 30 to 50 क्वेश्चंस में आपको करा दूं, ताकि आपको ये समझ में अच्छे से आ जाए। तो यहां पर देखिए कि इसका कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले तो हम यहां जब सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो इसमें यह फिक्स है कि भाई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब होगा तो यहां कह रहा है कि हमें प्रेजेंट में लिखना है। जबकि आप हिंदी के सेंटेंस को अगर आप देखते हैं तो आपके मन में कंफ्यूजन होता है कि अगर वह पढ़ेगा, क्योंकि अक्सर लोग जो है हिंदी भाषा भाषी हैं, वह पास करेगा। ठीक, तो देखिए
यहां पर ये आपका SC है और ये आपका PC है, क्योंकि आसानी से यहां पर लिखा हुआ है वह पास करेगा, मीनिंग कंप्लीट है। अगर वह पढ़ेगा ये इनकम्प्लीट है, तो ये आपका हो गया SC और ये हो गया PC। बहुत सारे बच्चे जो हिंदी माध्यम के हैं या जो अपने रीजनल लैंग्वेज से इंग्लिश करते हैं, मैं उनके लिए यहां पर दूं कि उनको कंफ्यूजन क्या होता है कि अरे यार यहां तो फ्यूचर लिखा हुआ है, तो हम प्रेजेंट क्यों फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए, हिंदी के हिसाब से आप इसको गलत नहीं काट सकते हैं, दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट रॉन्ग, ऐसा नहीं है, वो ठीक है, वहां पर वैसा लिखते हैं। लेकिन अगर सही तरीके से देखें तो इसको भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर शुद्ध हिंदी में देखेंगे तो मैं यहां पर आगे बात करता हूं, यह बोलचाल में है, आप इसे गलत नहीं काट सकते। अगर आप किसी को गलत कहेंगे कि यह गलत है तो कहेगा तू बेवकूफ है। तो इस इतने हिंदी के ग्रामर के भी रहस्य की बात नहीं है, बात समझ में आनी चाहिए। लेकिन यहां पर देखिए कि क्या इसके पीछे कारण है और क्यों हम फ्यूचर रहने के बाद भी हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो सबसे पहले कि कोई भी एक फ्यूचर का सेंटेंस आप लिखो, ये क्या इंडिकेट करेगा, तो ऑब्वियसली है कि ये एजम्पशन इंडिकेट करेगा, है ना, एजम्पशन। चलिए, मतलब है कि आपका जो है भविष्य, एजम्पशन कहने का मतलब है कि जो आपने सोचा है कि ऐसा होगा वो सर्टेन नहीं है, उसमें हां भी और ना भी, मतलब वो आपका जो है वो प्रेडिक्टेबल है, मतलब आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आप ये कह नहीं सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, बट इसको आप एक तौर पर डेफिनेट नहीं मान सकते। तो ये जो फ्यूचर है वो एजम्पशन है। अगर आप इसके साथ एक फ्यूचर और ऐड कर दो तो ये फ्यूचर तो वही रहेगा, लेकिन ये क्या करेगा पता है, ये इस पर एक प्रकार का कंडीशन इंपोज करेगा। किस पर? इस पर। आप कहीं पर भी एक लिखो, जैसे कोई एक फ्यूचर लिख लिया मैंने, वह आएगा, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि आने वाले समय में जो काम होगा उसकी बात यहां पर की जा रही है कि वह आएगा। लेकिन अगर हम इसके साथ लिख लें कि मैं जाऊंगा, अब देखिए कि अगर आप इसको एक साथ बोलते हैं तो क्या इंडिकेट कराता है। पहला वाला ऐसा लगता है कि वो दूसरे वाले का शर्त है कि अगर यहां पर यहां है मैं जाऊंगा वह आएगा, मैं जाऊंगा तो वह आएगा, ठीक है। मतलब यह है कि मेरे जाना उसके आने का रिजल्ट, यानी कंडीशन वहां पर क्रिएट कर रहा है। लेकिन इस कंडीशन में हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्यों ऐड किया, मैं ये बता रहा हूं। और जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐड किया तो फ्यूचर क्यों हटा दिया, इसका रीजन आपको समझा दे रहा हूं। 2 से 3 मिनट 4 मिनट में आपका कुछ नहीं जाएगा इस स्टोरी को सुनने में, लेकिन यह आपको लंबे समय तक जहन में रह जाएगा कि यहां देखिए कि यह जो है इस पर एक कंडीशन की तरह काम कर रहा है। आप इसको इधर लगा लोगे तो ये वाला इस पर कंडीशन, मतलब जो पहले आता है, जो पहला फ्यूचर का सेंटेंस है, वो अपने साथ आने वाले अगले दूसरे फ्यूचर के सेंटेंस पर एक कंडीशन की तरह काम करता है। लेकिन ये कंडीशन कैसा होता है, तो ये कंडीशन होता है वर्क टू वर्क, मतलब एक काम का दूसरे काम से कंडीशन कि अगर वो होगा तो दूसरा होगा, ऐसा है। लेकिन हमारे बोलचाल में क्या वर्क टू वर्क कंडीशन ही जरूरत होता है? नहीं, हम ये भी कहते हैं, समय के साथ भी कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, एक्शन के साथ भी कंडीशन लगाते हैं और कई तरीके का कंडीशन हम लगाते हैं। जैसे कहते हैं until sir comes class will not start, मतलब है कि जब तक सर नहीं आएंगे क्लास शुरू नहीं होगी। तो यहां देखिए क्लास शुरू नहीं होना ये एक्शन है, और जब तक कहा तो सर के आने का समय, तो यहां टाइम से वर्क का कंडीशन हमने किया कि until sir comes class will not start। अब यहां दूसरा देखिए कि unless sir comes class will not start। तो यहां पर क्या है कि एक वर्क का दूसरे वर्क से, कि सर का आना, समय की बात नहीं कर रहे, वो भी एक एक्शन है, और क्लास का शुरू होना वो भी एक एक्शन है। तो अब यहां पर क्या हुआ कि ये जो कंडीशन बनता है ये साधारण बनता है, आप चाहो तो इसको बोल सकते हो और इस कंडीशन में आप फ्यूचर का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब दोनों प्रिंसिपल क्लॉज है, आप यहां पर कर सकते हो। अब देखो कि अगर मुझे अलग अलग तरह के कंडीशन बनाने होंगे और इसमें मैं कोई कंडीशनल वर्ड यानी कंडीशन जनरेट करने वाले वर्ड अगर मैं यहां पर लगाऊं, जिसको आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हो, तो इसे मैं क्या करूं, इसे मुझे हटाना होगा ना फ्यूचर से,
क्योंकि सीधी सी बात है कि अब मैं कंडीशन इससे जनरेट करूंगा, मतलब कंडीशन मैं इससे बना रहा हूं, चाहे मैं इससे टाइम वाला कंडीशन लूं, इफ वाला कंडीशन ले लूं, व्हेन वाला कंडीशन ले लूं, अंटिल वाला कंडीशन, मतलब मेरी जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से हम एक कंडीशनल वर्ड यहां पर रखेंगे। तो इस सेंटेंस को मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पेशल इफेक्ट जो फ्यूचर का एजम्पशन होता है उससे उसको हटा देना चाहिए। इसीलिए हम सिर्फ इसके प्रभाव को जारी रखने के लिए इस सेंटेंस को क्या करते हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रल कहने का मतलब है प्रेजेंट का सिंपल रखते हैं। क्या रखते हैं, प्रेजेंट का सिंपल। और यही एक कारण है कि साधारण तौर पर जब हम सबऑर्डिनेट क्लॉज के सेंटेंस को लिखते हैं तो उसका जो पहला पैटर्न है उसमें यह कहा जाता है कि अगर आपको कोई भी एक्सप्रेशन ऐसा है जो ओपन कंडीशन का है कि मतलब ये होगा तो वो होगा, अगर वह पढ़ता है तो पास करेगा, इसमें आप इफ ही स्टडीज लिखेंगे, इफ ही विल स्टडी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम इफ से कंडीशन जनरेट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई मुझे इस सेंटेंस को जो है इस एजम्पशन यानी कि फ्यूचर या एक प्रकार के स्पेशल इफेक्ट से हटा करके साधारण सेंटेंस में तब्दील करना पड़ेगा ताकि कंडीशन यहां से आ सके। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो बात है कि दो सेंटेंसेस को, मतलब यहां देखिए कि हम लिखते हिंदी में जरूर हैं कि अगर मैं जाऊंगा वह आएगा, लेकिन ये एक्चुअली होता क्या है कि हम अपने सेंटेंस में कंडीशन यहां से लगा रहे हैं। देन व्हाट इज द यूज ऑफ फ्यूचर इन इट? इसका क्या प्रयोग है फ्यूचर यहां लिखने का? क्या यहां मुझे एजम्पशन बताना है? क्या उससे एजम्पशन इंडिकेट कराना है? जब मुझे एजम्पशन इंडिकेट नहीं कराना, भविष्य में आने वाले काम को नहीं बताना, वो जब कंडीशन यहां से लग रहा है, इस अगर से लग रहा है, तो इफ लिखा और इसीलिए लिखते हैं आई गो, यहां पर विल लिखना उचित नहीं है। आप समझते हैं क्यों नहीं लिखा? इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे कंडीशन यहां से जनरेट करना है। मेरा सारा जो लीडर है वो यहां बैठा हुआ है, तो इसमें हमें फ्यूचर लगा, वो यूजलेस हो जाएगा, वो यूजलेस हो जाएगा। कुछ एक परिस्थिति में हम करते हैं, वहां पर कुछ कंडीशन के साथ किया जाता है, बट उसका प्रयोग व्यवहारिक नहीं है, ना के बराबर करते हैं। इसलिए मेरे से भी उम्मीद मत रखिए, शायद एग्जाम्पल मैं बता दूं तो बता दूं, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सीधा समझिए कि मेरा लीडर यहां बैठा पड़ा है, हम काम इससे लेते हैं, तो इसके साथ हम विल क्यों लगाएंगे? और इस हिस्से को देखिए कि ये मेरा आजाद है इस कंडीशन से, अगर से ये सेंटेंस आजाद है, ये पीसी का सेंटेंस है, और इसीलिए हमने इसमें पीसी के अनुसार विल का प्रयोग किया। तो फाइनली क्या हो गया कि इफ आई गो ही विल कम। अगर आप यहां से ये इफ हटा देंगे तो आप यहां लिखेंगे I'll go he will come, I'll go he will come। ऐसा लिखना कहीं से भी ग्रामेटिकली जो है वो रॉन्ग नहीं है, गलत नहीं है, वो सही है कि हम अगर कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं लिख रहे हैं तो वो मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज ही नहीं है, और जब सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है दैट मींस वी हैव टू प्रिंसिपल क्लॉजेस, एंड इन दैट केस हम प्रिंसिपल क्लॉज के नॉर्मल नियम लगाएंगे कि दो फ्यूचर का सेंटेंस है, हम दोनों को फ्यूचर के साथ बनाएंगे। तो यहां कोई भी परेशानी अब आपको नहीं होनी चाहिए यह समझने में कि हमने आखिरकार यहां से जो है वो फ्यूचर का क्यों हटा दिया। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि अगर है कि इफ इट रेन्स reception will take place indoors। मतलब यह है कि यहां देखिए कि मैंने क्या किया इसमें, यहां देखिए ये रिसेप्शन, ये मेरा पीसी है पूरा, ठीक है, इसमें मैंने नॉर्मल जो इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल किया, ठीक है। यहां मैंने इससे किया कि अगर बारिश होती है, नहीं भी होगी, नहीं होगी तो नहीं होगा इंडोर, ये कहने का मतलब है। तो ये ओपन कंडीशन है, ये कोई ऐसा रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन नहीं है, ये ओपन कंडीशन है कि भाई अगर बारिश होती है तो इंडोर होगा, बारिश नहीं होगी तो नहीं होगा इंडोर, जहां व्यवस्था की जा रही है वहीं होगा। तो यहां से मैंने क्यों विल हटाया? क्योंकि मेरा सेंस तो यहां से आ रहा है, एजम्पशन की बात ही नहीं कह रहे हैं, हम कंडीशन लगा रहे हैं, तो हमें एजम्पशन क्यों लिखे, विल क्यों लिखे? इसी वजह से हम सबऑर्डिनेट में कभी भी, अब यहां पर सीधा सीधा एक सवाल समझिए,
एक गुरु मंत्र समझ लीजिए इसको, आपको एकदम जिसके पास छोटू सा पॉकेट है, आंचल है, कहीं पर भी इसको एकदम गांठ बांध के रख लीजिए कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में कभी भी विल का प्रयोग नहीं होता है, कभी नहीं। क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से सेंस देते हैं, एंड दिस इज द रीजन कि वहां विल का कोई भी जो है औचित्य ही नहीं बनता है कि हम उसका प्रयोग करें। नंबर 1। नंबर 2 कि विल का कोई भी फॉर्मेट हम वुड भी नहीं लिख सकते हैं। अगर हम ये लिखते हैं इफ आई वुड डू इट, यहां पर यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि इफ लगा हुआ है। तो यह ध्यान रखना है कि हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज में कभी भी फ्यूचर का कोई भी फॉर्मेट इस्तेमाल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मैंने फिर से कहा, फिर से सुनिए, मैं 10 बार बोल रहा हूं क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे यहां पर गलती करते हैं। मैंने कहा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में कभी भी फ्यूचर का कोई भी फॉर्मेट विल या उसका पास्ट जो लिखते हैं आप वुड, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। क्लियर है? और पहले कंडीशन में क्या किया जाता है? प्रेजेंट का सिंपल मैंने लिखा है। अब आपके मन में यहां पर बात आएगी कि क्या हम कंटीन्यूअस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या हम परफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हम इस पर भी बात करेंगे। पहले इसमें 1-2 एग्जांपल और कर लेते हैं। तो यहां समझ में आया कि इफ इट रेन्स, अगर वर्षा होती है, रिसेप्शन विल टेक प्लेस इंडोर्स। रिसेप्शन क्या होगा? इंडोर होगा, आउटडोर में नहीं होगा। इफ यू डोंट हरी, you will miss the bus। मतलब यह है कि अगर तुम तेजी नहीं करोगे, यहां देखिए you will miss the bus, यहां के बाद जो है ये PC है आपका, और यहां पर क्या है? तो ये आपका SC हो गया। और इसीलिए देखिए कि इसमें मैंने जो है फ्यूचर का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया। इफ यू डोंट हरी यू विल मिस द बस, कि अगर आप जल्दी नहीं करोगे, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो बस मिस हो जाएगी, छूट जाएगी, बस चली जाएगी। तो यहां देखिए एक पहला जो कंडीशन आया जिसमें मैंने ये बताया कि सारा मीनिंग सेंट्रलाइज्ड होता है on the basis of subordinating conjunction which is present in the beginning of SC, and that's why we don't use will or any format of will or future in subordinate clause. Principal clause जैसा होता है हम उसमें वैसा ही इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर एक सवाल इसमें बनता है कि आखिरकार हम क्या कंटिन्यूअस और परफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें? तो चलिए देखते हैं। अब मैंने यहां पर कहा कि क्या इस साइड, जैसे कि मैंने क्या बताया कि अभी यहां पर आया कि पहला जो मैंने बताया कि सिंपल हम बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक लगभग सभी बच्चे को पता होता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज में हम फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहां पर सवाल पूछा कि क्या कंटीन्यूअस का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या परफेक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो यस, किया जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल में यहां पर, जैसे सिंपल मैंने लिखा कि इफ इट रेन्स रिसेप्शन विल टेक प्लेस इंडोर्स। चलिए अब मैं यहां पर एक कंटीन्यूअस का भी एग्जांपल दे देता हूं कि क्या कंटीन्यूअस का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। तो जी बिल्कुल किया जा सकता है। वही सेम एक्सप्रेशन है, कंटीन्यूअस को आप प्रयोग करेंगे तो इस साइड आपको फ्यूचर रखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप, मैंने यहां पर लिखा है प्रेजेंट, इसीलिए आप उसके साथ कंटीन्यूअस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इफ यू आर हैविंग 5 people to lunch, you will need more tables and chairs। तो देखिए यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने यहां पर आपको एक सेंटेंस लिखा, देखिए ये आपका कंडीशनल है कि अगर आपको 5 लोगों को लंच कराना है, मतलब आपके पास 5 लोग हैं, और यहां पर ये जो हैविंग लिखा है, अगर इसमें किसी को दिक्कत है, आप समझने में परेशानी है कि हैज क्यों नहीं लिखा, हैविंग क्यों लिखा, तो आप कमेंट करिए।
समय मिलने पर इस सेशन के बाद हम हैज और हैव कहां करते हैं और हैविंग कहां करते हैं, इस तरीके का प्रयोग क्यों करते हैं, वो हम आगे देखेंगे, इस पर बात करेंगे। क्या क्या कह रहा है कि इफ यू आर हैविंग 5 पीपल टू लंच यू विल नीड, अब देखिए यहां से लेकर के ये जो पूरा है आपका ये पीसी है और ये जो हिस्सा है ये आपका एससी है, कि अगर आपके पास 5 व्यक्ति है जिसे आपको लंच कराना है तो आपको ज्यादा टेबल और चेयर की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब यह है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में अगर आप करते हैं प्रयोग तो प्रेजेंट सिंपल का कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का कर सकते हैं, क्या आप परफेक्ट का कर सकते हैं, एक सवाल मन में आता है। बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप देखिए क्या होता है ना कि जनरली कंडीशन 1 कह के सिर्फ इतना ही बता दिया जाता है कि हम एक तरफ प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज में हम क्या करते हैं, तो भाई फ्यूचर दिया हुआ रहता है, हम फ्यूचर का प्रयोग करते हैं। तो ये सिर्फ इतना बता दिया जाता है। लेकिन जब बच्चा आगे कंटिन्यूअस देखता है तो उसके मन में एक सवाल आता है कि अरे यार ये तो बताया नहीं गया, पता नहीं होता है या नहीं होता है। फिर वो अपना जो है कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करता है। कुछ बच्चे फंस जाते हैं, कुछ बच्चे समझदार है, निकल भी जाते हैं। तो यहां देखिए बिल्कुल कर सकते हैं परफेक्ट का प्रयोग, और परफेक्ट में एग्जाम्पल के तौर पर रखें तो लिखेंगे कि इफ यू हैव फिनिश्ड योर वर्क बाय 9 you will probably watch a film on television। देखिए यहां पर फिर इसको समझने की कोशिश कीजिए कि यहां से जो सेंटेंस मैंने लिखा है ये you will probably, probably का मतलब होता है संभवतः, शायद। यहां पर है कि शायद, इसीलिए मैंने प्रोबेबली लिखा है। नहीं भी लिख सकते हैं, अगर कुछ निश्चित तौर पर कहेंगे तो नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहां देखिए कि ये जो हिस्सा है ये आपका एससी हो गया, कि अगर आप अपना काम 9 बजे तक खत्म कर लेते हो तो आप संभवतः एक फिल्म देख सकते हो, टीवी पर देखोगे, देख लोगे। यहां सेंस है विल लगा हुआ है। तो यहां एक सीधी सी बात समझिए कि कंडीशन 1 जिसे आप कह रहे हैं, जिसे आप ए कह रहे हैं, जिसे आप बी कह रहे हैं, उसमें यह समझना है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट का इस्तेमाल करना है, जिसमें प्रेजेंट के आप सिंपल का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट के कंटीन्यूअस का इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रेजेंट के परफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीनों का एग्जाम्पल आपके सामने है, आप इसे देखो, इसमें अगर कोई परेशानी है आप मुझे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर है कि प्रिंसिपल क्लॉज में हमेशा से फ्यूचर का ही प्रयोग होगा, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। अब यहां पर एक और बात है कि क्या प्रिंसिपल क्लॉज में हम कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज में मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं या सिमिलर मीनिंग, सिमिलर जो है वो मॉडल यहां पर इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वो पास्ट में कभी नहीं जाएगा। कैन रख सकते हैं, मे रख सकते हैं, मतलब इस तरीके का है। जैसे अगर आप कहते हैं इफ यू मिस योर बस यू कैन गेट द नेक्स्ट वन। मतलब यह है कि अगर आप अपनी बस मिस कर जाते हैं तो आप अगली ले सकते हैं, आपको प्राप्त हो जाएगी, अगली मिल जाएगी, आप अगली बस लेकर के जा सकते हैं। तो आप यहां सीधी सी बात समझिए कि जो सिंपल सा कंडीशन है कि यहां मैंने जो बताई बात, वो बात क्लियर ये है कि जो पहला कंडीशन मैंने बताया कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के कॉम्बिनेशन में, सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपको प्रेजेंट लिखना है, प्रिंसिपल क्लॉज में आपको फ्यूचर लिखना है, फ्यूचर का सिंपल। क्लियर? सबऑर्डिनेट क्लॉज में आप प्रेजेंट का सिंपल लिख सकते हो, प्रेजेंट का कंटीन्यूअस लिख सकते हो, प्रेजेंट का परफेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों को एग्जांपल देके मैंने बताया। प्रिंसिपल क्लॉज में आपको मॉडल का एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अगर यहां पर कोई भी बात मन में है जो कि अटक रही है तो आप बिल्कुल मुझे जो है सूचित करें। चलिए यहां पर दूसरा पैटर्न देखते हैं। आप इसको 2 कह लो, बी कह लो, क्या फर्क पड़ता है। एक तरफ एससी और दूसरी तरफ पीसी एज यूजुअल। अब यहां पर कह रहा है कि इस साइड अगर आप प्रेजेंट लिखते हैं तो इधर भी आप प्रेजेंट लिख सकते हैं। यह किस कंडीशन में होगा, यह समझने वाली बात है। और यह बात
बहुत सारे बच्चों के लिए नया होगा। कि ये सबने पढ़ रखा होगा। एक तो सबसे पहले जो नीचे जो बात बताई कि कंटीन्यूअस का इस्तेमाल होता है, परफेक्ट का इस्तेमाल होता है, ये मैक्सिमम बच्चों के लिए नया होगा, क्योंकि आपने अमूमन, मैं भी काफी लंबे अरसे से 10-15 साल से पढ़ा रहा हूं, तो ये मैंने देखा है। और कई बार मैंने भी सिर्फ उतना ही पढ़ा दिया है, बच्चे अगर सवाल नहीं पूछते हैं तो, और जब क्वेश्चन कोई आता है तो एक्सप्लेन कर दिया वहां पर। बच्चे की उतनी ज्यादा रुचि होती नहीं है, बट मैं यहां पर आपको कहूंगा कि आपको रुचि रखनी पड़ेगी, क्योंकि बदलते हुए एग्जामिनेशन के दौर में अगर आप अपडेटेड नहीं हैं तो कभी भी फंस सकते हैं और आपका पूरा किया कराया पे पानी फिर जाएगा, आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो जागरूक रहना बहुत जरूरी है। तो देखिए, पहला कंडीशन था कि एक तरफ हम प्रेजेंट रखेंगे, दूसरी तरफ फ्यूचर। प्रेजेंट में सिंपल भी रख सकते हैं, कंटीन्यूअस भी रख सकते हैं और परफेक्ट भी रख सकते हैं। उसके बाद उसमें आया कि हम प्रिंसिपल क्लॉज में मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं, बट वो एज गिवन, यानी कि जैसा दिया हुआ है, सकना वगैरह लगा सकते हैं उसमें, बट वो प्रेजेंट में होना चाहिए। सेंस क्या आएगा? प्रेजेंट का होना चाहिए। अब यहां पर है कि हम एससी में प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे, पीसी में भी प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे। कब? जब एक घटना दूसरे को फॉलो करती हो, मतलब एक कुछ होगा तो दूसरा होगा ही होगा, ये फिक्स हो। जैसे कि अगर घंटी बजाएं तो कुत्ता भूके, कार को रिवर्स करें तो कोई फनी सा आवाज निकले, अक्सर लोग लगा देते हैं उसमें, तो हर बार जब हम कार को रिवर्स करें वैसी आवाज निकले। या सबसे बड़ी बात समझिए कि जब हम आयरन को गर्म करते हैं, लोहे को गर्म करते हैं, वो फैलता है। इफ यू हीट आयरन इट एक्सपेंड्स। जैसे यहां पर एग्जांपल के तौर पर आप इसे रख सकते हैं कि इफ यू हीट आयरन इट एक्सपेंड्स। तो देखिए यहां सीधी सी बात है कि ये जो है इसको फॉलो करता है कि अगर आप गर्म करेंगे फैलेगा। सीधी सी बात है कि एक चीज, एक घटना घटित होगी तो दूसरा उसके बाद होगा। लेकिन इससे पहले का जो कंडीशन था कि अगर वह पढ़ता है पास करेगा, नहीं कह सकते ना पास करेगा, कभी कभी नहीं भी करते, फेल भी कर जाते हैं, तो वहां पर वो फॉलो नहीं करता है, एंड इन दैट केस आपको विल ही यूज करना है। बट अगर कहीं पर लग जाए कि वन थिंग ऑलवेज फॉलोज ऑटोमेटिकली फ्रॉम अनदर, तो इस केस में आप क्या करेंगे कि दोनों तरफ, यानी एससी में भी आप प्रेजेंट रखेंगे और पीसी में भी प्रेजेंट रखेंगे। जैसे कि यहां पर मैंने बताया कि इफ यू हीट आयरन इट एक्सपेंड्स, या फिर कह सकते हैं इफ और व्हेन आई रिवर्स द कार इट मेक्स a funny noise। मतलब यहां पर आप कह सकते हैं कि देखिए कि यहां जो if और when लगाया, मतलब एवरी टाइम कि एक घटना को ये घटना फॉलो करती है कि अगर आप रिवर्स करते हैं तो वो एक फनी नॉइज करता है, वहां एक आवाज अजीब सी आती है। दूसरा है कि अगर आप लोहे को गर्म करते हैं तो वो फैलता है। तो इस पर जो ये आप इसी पैटर्न 1, इसको 2 कहना बेकार है, उसी पैटर्न का एक्सटेंशन है। तो यहां सीधी सी बात समझ गए आप कि जब एक घटना किसी दूसरे घटना को फॉलो करता है तो उस कंडीशन में हम सबऑर्डिनेट में प्रेजेंट यूज करते हैं, तो प्रिंसिपल में भी प्रेजेंट यूज करते हैं। जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है कि इफ यू हीट आयरन इट एक्सपेंड्स, इफ यू रिवर्स द कार इट मेक्स अ फनी नॉइज। तो मतलब क्या है कि दोनों कंडीशन में एक घटना होगी तो दूसरी वाली होगी। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि इफ यू स्टडी या फिर इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, जरूरी नहीं है वहां पर कि ऐसा हो सकता है कि आपने कड़ी मेहनत की और किसी वजह से आप लिख नहीं पाए आंसर, आप नहीं पहुंच पाए समय से, आपको देरी हो गई, आपका क्वेश्चन छूटा, आप फेल कर गए। तो यहां पर वो चीजें नहीं कह सकते, बट यहां पर ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारे पास जो आज के सेशन में जो हमारा कुल ज्ञान हमें मिला वो ये था कि कॉम्बिनेशन ऑफ एससी और पीसी की शर्तें, और शर्त नंबर इसको मैं एक ही कहूंगा, पहला 1 का ए और 1 का बी, इसको एक ही रखिए आप। क्या बताया एक बार फिर से सुन लीजिए कि मैंने कहा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम जो है फ्यूचर नहीं प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्रिंसिपल क्लॉज में हमेशा फ्यूचर इस्तेमाल होगा। प्रेजेंट सिंपल में आप देख लीजिए कि इफ इट रेन्स रिसेप्शन विल टेक प्लेस इंडोर्स। पहला इधर इफ इट रेन्स प्रेजेंट सिंपल। दूसरा मैंने कहा कि इफ यू आर हैविंग 5 people टू लंच
If you are having 5 people to lunch, you will need more tables and chairs. ये आपका कंटिन्यूअस के साथ। फिर तीसरा मैंने बताया कि if you have finished your work by 9, you will probably watch a film on television. यहां पर है you have finished your work by 9. ये परफेक्ट। फिर मैंने कहा कि आप जो है मॉडल एक्सप्रेशन यानी कि मॉडल का इस्तेमाल प्रिंसिपल क्लॉज में कर सकते हैं। जैसे if you miss the bus, you can get the next one. कि अगर आप बस मिस कर जाते हैं तो अगली आपको मिल सकती है। फिर मैंने यहां पर जो है इसका बी कि मैंने कहा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी हम प्रेजेंट इस्तेमाल करते हैं और प्रिंसिपल क्लॉज में भी प्रेजेंट इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ एक कंडीशन है कि प्रिंसिपल क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज का रिजल्टेंट उसको फॉलो करने वाला होगा। इसको आप कह सकते हैं एक तरीके से लिटरली हर जगह पर ही नहीं, यूनिवर्सल ट्रुथ वाली घटना कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है। इस कंडीशन में जहां पर डेफिनेट हो कि वो होगा, उस कंडीशन में हम दोनों हिस्से में जो है प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इफ यू हीट आयरन इट एक्सपेंड्स, और दूसरा है इफ व्हेन यू और आई रिवर्स द कार इट मेक्स अ फनी नॉइज। इस पूरे लेक्चर में जो आपको नोट करने लायक है ये 3-4 पॉइंट जो मैंने यहां पर बताया, और जो समझने लायक बात थी कि हमने फ्यूचर क्यों हटाया, उसमें भी एक पॉइंट आपको नोट डाउन करना है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में कभी भी फ्यूचर का कोई भी फॉर्मेट इस्तेमाल नहीं होगा, कभी नहीं, कहीं नहीं। चलिए यहां पर मैं 1-2 एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं कि इस पर कैसे सवाल पूछता है, किस तरीके का सवाल आता है, और देखिए कितनी आसानी से आप इसे बना सकते हैं। ये आपके जो भी एरर की किताब है वहां से आपको मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए मैं 1-2 सवाल मैं यहां पर करवा दूं ताकि कम से कम आपको लगे कि हाँ भाई कुछ मैंने सीखा है यहां पर। टाइम एंड टेंस, चलिए देखिए एक सवाल है कि when you will, देखिए आप इससे आगे ही कहेंगे कि सवाल मत लिखिए। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप यहीं पर मुझे रोक देंगे कि आप आगे सवाल मत लिखिए, फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन जो भी है आगे। यहां देखिए कि when से शुरू हुआ, दिस वन इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, और यहां पर ये गलत है। तो इस तरीके से ये इतना आसान हो जाता है अगर आपने इसका जो इंट्रोडक्शन मैंने बताया, व्हाट इज क्लॉज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, व्हाट इज प्रिंसिपल क्लॉज एंड व्हाट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज अ प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो अगर ये आपका बढ़िया से क्लियर हो गया और आज के सेशन में आप जो बात मैंने आपको बताई वो समझ गए, 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है जो आप अगर याद रख लेते हैं कि फ्यूचर का कोई भी फॉर्मेट कभी भी सबऑर्डिनेट क्लॉज में इस्तेमाल नहीं होता है। सबऑर्डिनेट में हम प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्रिंसिपल में विल का इस्तेमाल करते हैं, और मॉडल के एक्सप्रेशन का भी इस्तेमाल करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे एक सवाल और देखिए, हाँ कहां गया, अब कह रहा है इफ आई वुड हैव डन दिस। अब यहां देखिए कि फिर यहां पर इफ लगा हुआ है और इसमें ये विल का फॉर्मेट नहीं होगा, यहीं पर गलत है। अब आगे जो भी लिखा हुआ है, तो इस तरीके से आप आसानी से सवाल को समझ जाएंगे और आपको कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और सवाल देखते हैं 1-2 मिल जाए। देखिए एक सवाल है, सी सेज दैट she will take her umbrella her umbrella in case it will rain। देखिए नो एरर। अब देखिए कि यहां पर भी प्रिंसिपल क्लॉज, और इधर देखिए कि इन केस का मतलब है कंडीशन, अगर क्या भाई, इट विल नहीं। तो सीधी सी बात है कि आज जो मैंने 2-4 बातें आपके साथ डिस्कस की, फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूं कि पहली बात कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में कभी भी फ्यूचर का कोई भी फॉर्मेट इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरी बात कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमेशा हम प्रेजेंट का सिंपल यानी प्रेजेंट का कंटीन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट का परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। इन दैट केस हम प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर का सिंपल इस्तेमाल करते हैं या फ्यूचर का इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं। दूसरा मैंने कहा कि हम प्रिंसिपल क्लॉज में मॉडल के एक्सप्रेशंस भी यूज कर सकते हैं।
फिर मैंने एक बताया कि भाई दोनों तरफ हम प्रेजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी और प्रिंसिपल क्लॉज में भी। ये तब होगा जब प्रिंसिपल क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज में होने वाली घटना को फॉलो करता हो। जैसे मैंने कहा कि जब कभी भी मैं कार रिवर्स करता हूं, ये एक फनी नॉइस करता है। उम्मीद करता हूं कि ये जो बातें यहां पर मैंने बताई बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी मन में विवाद हो, कुछ भी ऐसा सवाल हो, बिल्कुल कमेंट में लिख करके मुझे सूचित करिए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। बाकी मैंने पहले ही कहा है कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको भाई क्या चाहिए, अ शॉट इन द आर्म, उनको खुराक चाहिए होता है। तो खुराक यही है मेरे पास। ये एक ऐसी खुराक है जो एक बार अगर आपको मिल जाए, मैं आपको रिवाइटल नहीं दे सकता हूं, मैं आपको प्रॉपर डाइट दे रहा हूं। आप इसे लीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर इस डाइट में कोई गड़बड़ी है, कोई सवाल है, कुछ भी है, आप बिल्कुल सवाल को कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका स्वागत करते हैं, बिल्कुल हम उसका जवाब लेकर के उपस्थित होंगे। साथ ही अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कम से कम 3 से 4 घंटे पढ़ाई करिए, क्या पता आगे परीक्षा हो, और अगर हुई तो ये पढ़ाई आपके लिए वहां पर जीवनदायिनी साबित हो सकती है। इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरी बात को मानकर कड़ी मेहनत कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होकर आगे बढ़ रहे होंगे। अगले दिन इसी के एक्सटेंशन, इसका पैटर्न 2 और पैटर्न 3 लेकर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।